नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आजाद सीजीपीएससी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में प्रशासनिक व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे और प्रशासनिक व्यवस्था का यह वीडियो पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें आज हम अधिकारी वर्ग के बारे में बात करेंगे। जैसे आप कुछ अधिकारी वर्ग के नाम सुनते होंगे, कलेक्टर, एसडीओ या एसडीएम, तहसीलदार, मुख्य सचिव, इन सब की कार्यशक्तियां क्या होती है, इनमें अंतर क्या होता है, ये पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअली हम आज समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ सभी अधिकारी वर्ग की पदों की वरीयता की क्रम क्या होगी, ये भी बात करेंगे प्रशासनिक इकाई के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था पार्ट 1। छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था समझने के लिए आपको प्रशासनिक इकाइयों को पहले समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। तो प्रशासनिक इकाई किसे कहते हैं? जिस इकाई में प्रशासन किया जाए सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से क्षेत्र बांटे जाते हैं। जैसे हम बात करें भारत देश की, भारत के अंतर्गत अनेकों राज्य, ये राज्य प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बांटे गए हैं। और फिर किसी राज्य की बात करें तो राज्य का बंटवारा अन्य प्रशासनिक इकाइयों में भी होता है। जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य संभागों में बटा है, प्रत्येक संभाग जिलों में बटा है और प्रत्येक जिला अन्य प्रशासनिक छोटी छोटी इकाइयों जैसे कि उपखंडों, जिसको अनुविभाग भी कहते हैं, और तहसीलों में भी बटा होता है। तो इन प्रशासनिक इकाइयों को समझते हुए उनके मुख्य कौन होंगे, ये आप समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था या छत्तीसगढ़ प्रशासन। ओके, चलिए सबसे पहला हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। इस छत्तीसगढ़ राज्य में आपका पहला प्रशासनिक इकाई होगा संभाग। ठीक है, संभाग बटा होगा जिलों में। तो अगली प्रशासनिक इकाई संभाग से छोटी कौन सी हो गई? जिला। जिला बटा होगा उपखंडों में। अब एक बात यहां पर देखिएगा, जिला दो तरीके से यहां पर अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों में हमारे छत्तीसगढ़ में बंटता है। एक जिसको उपखंड कहते हैं और एक तहसील कहलाता है। किसी किसी राज्य में ये दोनों प्रशासनिक इकाइयां एक ही होती है। जैसे अगर जिलों का बंटवारा उपखंड में होगा तो किसी राज्यों में उस उपखंड को तहसील भी बोला जाता है। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसा नहीं है कि अगर जिलों को दो तरीके से बांटा जा रहा है, इसका मतलब अगर कोई क्षेत्र उपखंड है तो वो तहसील नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई क्षेत्र अगर उपखंड है तो वो तहसील भी हो सकता है, या उल्टा भी कहे तहसील है तो उपखंड भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बात आप छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, जनरली सामान्यतः तहसीलों की संख्या छत्तीसगढ़ में उपखंडों की संख्या से थोड़ी अधिक है सामान्यतः। क्लियर है? और यह भी आपको बताया कि अगर कोई एक तहसील है वो उपखंड भी हो सकता है, विकास खंड भी जिसको कहते हैं, या खंड भी जिसको कह सकते हो, अनुविभाग भी कह सकते हो, और कोई एक उपखंड तहसील भी हो सकता है। तो यहां पर ये इंटीग्रेटेड पार्ट है, ना कि सेपरेट। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। हां, इसके जो मुख्य होते हैं वो अलग अलग अधिकारी होते हैं, इस कारण इसको अलग अलग करके मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने दो अलग अलग इकाइयां देख ली, और फिर नीचे एक और प्रशासनिक इकाई आता है राजस्व क्षेत्र। ठीक है, मतलब यह प्रशासनिक इकाई के तौर पे पूरी तरीके से बंटवारा नहीं होता इसका। राजस्व क्षेत्र मतलब जिस क्षेत्र से राजस्व की प्राप्ति होगी, राजस्व वसूली की जाएगी, उसको राजस्व क्षेत्र बोल दिया। ठीक है, अब इन सब के प्रमुखों की बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले संभाग की हमने बात की। संभाग के लिए, हर एक संभाग के लिए एक अधिकारी वर्ग का नाम होता है संभाग आयुक्त, जिसको कहते हैं संभागायुक्त। ठीक है, संभागायुक्त इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कमिश्नर। कमिश्नर, ध्यान रखिएगा, ये पुलिस कमिश्नर नहीं है जो आप मूवी में सुनते आए हो बचपन से, वो अलग है, वो पुलिस व्यवस्था में बाद में बताएंगे। तो संभाग आयुक्त हर एक संभाग के लिए होगा, उस संभाग की देखरेख करेगा, और इंग्लिश में उसको कमिश्नर कहा जाता है। जिले के लिए मुख्य अधिकारी की बात करेंगे तो आईएएस ऑफिसर, और वो होता है कलेक्टर। क्या होता है? कलेक्टर। इस कलेक्टर को किसी किसी राज्य में डीएम भी कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दोनों एक ही है।
कलेक्टर के कार्य जब हम देखेंगे तो इनका अन्य नाम भी हमको देखने को मिलेगा, वो पूरा डिटेल में थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल आप समझ लो जिले के मुख्य अधिकारी के तौर पे, सर्वोच्च अधिकारी के तौर पे कलेक्टर ध्यान में रखना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, जिला दंडाधिकारी हिंदी में कहेंगे। अब उपखंड है यहां पर और यहां पर तहसील है। तहसील का प्रमुख तो तहसीलदार ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उपखंड के लिए अधिकारी कौन होगा? तो उपखंड के लिए अधिकारी होते हैं एसडीओ या एसडीएम। दोनों पद अलग अलग है, एक ही नहीं है, ध्यान से सुनिए, दोनों के अलग अलग अधिकार होते हैं। उपखंड के लिए अधिकारी जो होगा वो एसडीओ या एसडीएम होगा। दोनों अलग अलग पद है, दोनों के अधिकार अलग अलग होते हैं। पूरा डिटेल में आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि एसडीओ एसडीएम में क्या अंतर होता है। तो एक सवाल आपके मन में यह भी आएगा कि ये तहसीलदार बड़ा है कि एसडीओ या एसडीएम बड़ा है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एसडीओ के अंडर आता है तहसीलदार। एसडीओ का फुल फॉर्म है सब डिविजनल ऑफिसर। उपखंड अधिकारी या अनुविभागीय अधिकारी, ब्रैकेट में लिखा होता है राजस्व, क्योंकि राजस्व संबंधी अधिकार होते हैं एसडीओ को। जबकि एसडीएम का फुल फॉर्म है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उपखंड दंडाधिकारी। अब नाम से स्पष्ट हो रहा है हिंदी में एसडीएम मतलब दंड देने का अधिकारी होगा, दंड दे सकेगा किसी भी अपराध के लिए इंस्टेंट, किसी अगर उपखंड में वो हुई है। बात समझ में आई? तो इसका अधिकार क्षेत्र अधिक होता है, जबकि एसडीओ का अधिकार क्षेत्र केवल राजस्व के संबंध में होता है। थोड़ी देर में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, इतनी बातें ध्यान में रखो। एक और बात, कोई एक ही व्यक्ति को अगर वो एसडीओ है उसको एसडीएम के अधिकार भी दिए जा सकते हैं, और ये अधिकार कौन देगा? राज्य सरकार। मतलब एसडीएम एसडीओ की नियुक्ति उस पद पर राज्य सरकार के द्वारा होती है। इतनी बातें ध्यान रखो। तो कोई एक व्यक्ति एसडीओ एसडीएम दोनों हो सकता है, लेकिन ये दो अलग अलग पद हैं। इतनी बातें क्लियर? चलिए अगला हो गया राजस्व क्षेत्र। राजस्व क्षेत्र के प्रमुख के तौर पे जो वहां की राजस्व वसूली में पूरा ध्यान देगा वो होगा राजस्व निरीक्षक। राजस्व निरीक्षक, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर, RI, ठीक है। और फिर इसके अंतर्गत आता है पटवारी, ठीक है। तो ये था पूरा प्रशासनिक इकाई को समझते हुए उनके प्रमुख। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पूरे राज्य को संभालने वाला राज्य सरकार, राज्य सरकार मतलब राज्य की कार्यपालिका, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव हम इंग्लिश में कहेंगे, जिसमें मंत्रिमंडल होगा राज्य का। और ये मंत्रिमंडल के विभिन्न विभाग होते हैं, जिसके हिसाब से अपने विभाग के अनुसार ये निर्णय लेते हैं मंत्री। लेकिन आप एक चीज समझिएगा, मंत्री बनने के लिए कोई योग्यता, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो क्या मंत्री और नेता अपने आप में इतने सक्षम होते हैं कि वो जो भी अपने विभाग के संबंध में नीतियां बनाएंगे वो नीति भी निर्माण कर लेंगे और उसका एग्जीक्यूशन मतलब उसका इंप्लीमेंटेशन भी कर देंगे? नहीं। आप खुद सोचो, आपको किसी फील्ड का नॉलेज है नहीं, आपको मंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? अधिकारी वर्ग की मदद लोगे। तो ध्यान रखिएगा, मंत्रिमंडल या राज्य सरकार की सहायता के लिए इनके कार्य में दो अलग अलग इकाइयां होती है, जो एक नीति निर्माण करेगी और दूसरी उस नीति निर्माण जो हुई है उसका क्रियान्वयन करेगी। बात समझ में आई? तो मंत्रिमंडल के कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए दो इकाइयां अब हमको यहां से शुरू करना है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य सरकार से शुरू करते हैं, कार्यपालिका से शुरू करते हैं। अगली हेडिंग आपकी रहेगी क्या? मंत्रिमंडल। राज्य की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ की ही केवल। मंत्रिमंडल के कार्य में सहायता के लिए दो एजेंसियां या दो इकाइयां होगी, ठीक है। इन दोनों इकाइयों की बात करेंगे अभी। एक होगा सचिवालय, एक होगा निदेशालय। निदेशालय इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेक्रेटरीट, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्टरेट। क्लियर है? तो सचिवालय में अब कौन से अधिकारी होंगे, निदेशालय में कौन से अधिकारी होंगे, इसकी चर्चा करेंगे। दोनों संयुक्त रूप से मिलकर क्या कर रहे हैं?
इस मंत्रिमंडल या राज्य सरकार या राज्य कार्यपालिका की मदद कर रहे हैं उनके कार्यों में, क्योंकि पूरा जो प्रशासनिक ढांचा निर्भर होता है, या फिर बोल सकते हैं पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का मस्तिष्क ये अधिकारी वर्ग होते हैं। और अधिकारी वर्ग में भी स्पेसिफाई करें तो मुख्य सचिव होता है। जितने भी आप प्लानिंग देखते हो, नीतियों की योजनाएं देखते हो, ये सब कौन तैयार करता है इसके मसौदे? मुख्य सचिव। हर किसी को तो हर फील्ड का नॉलेज हो जरूरी नहीं है ना नेता मंत्रियों में। तो ये स्पेशलाइजेशन जिस भी अधिकारी का होता है वो उसका क्रियान्वयन करवाता है, जो निदेशालय के अंतर्गत आएंगे, और नीति निर्माण करने का कार्य जो भी आप पॉलिसीज देखते हो वो करते हैं सचिवालय के अंतर्गत आने वाले मुख्य सचिव और अलग अलग विभागों के सचिव। इतनी बात ध्यान रखिएगा। और ये मिलकर फिर जब नीति निर्माण करके नीति क्रियान्वयन कर देते हैं तो पूरा क्रेडिट दे दिया जाता है मंत्रिमंडल को, मंत्रियों को, कि इन्होंने ऐसा किया है। तो मंत्रियों का क्या काम है? मंत्रियों की काम है उनकी मंशा जाहिर करना कि वो क्या करना चाह रहे हैं, किस तरीके से विकास करना चाह रहे हैं, लोगों की कैसे सेवा करने चाह रहे हैं। स्टार मार्क। क्लियर है क्या? चलिए, तो अब हम मंत्रिमंडल के कार्य में उनकी सहायता पहुंचाने के लिए दो इकाइयां देखेंगे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। एक को सचिवालय कहते हैं, एक को निदेशालय कहते हैं। किसका क्या कार्य है देखेंगे और इसके अंतर्गत आने वाले अधिकारी वर्गों को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले सचिवालय, जिसको सेक्रेटेरिएट कह रहे हैं, उसकी चर्चा हम पहले कर लेते हैं। सचिवालय का कार्य होता है नीति निर्माण का। ठीक है, नीति निर्माण में सहायता देना। किसकी? तो बात वही है, हमेशा मंत्रिमंडल या राज्य सरकार आएगी। राज्य मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं। तो नीति निर्माण करने में मंत्रिमंडल की सहायता कौन करेगा? सचिवालय। नीतियों का पूरा ढांचा तैयार करेगा, फ्रेम करेगा नीतियों को, पॉलिसीज को, सचिवालय। अब इसके अंतर्गत आने वाले जब नीति निर्माण, एक का काम तो होगा नहीं, बहुत सारे अधिकारी वर्ग आएंगे। इन अधिकारियों की वरीयता क्रम ध्यान में रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, हायरार्की जिसको कहते हैं इंग्लिश में। चलिए, सचिवालय का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, ध्यान से सुनिएगा, आज हम अधिकारी वर्ग की बात कर रहे हैं, मंत्रियों की या मंत्रिमंडल की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। अधिकारी वर्ग की बात करेंगे जो नियुक्त होते हैं, फुल टर्म आईएएस एग्जाम क्लियर करके, सीजीपीएससी क्लियर करके या अन्य एग्जाम क्लियर करके आते हैं, उनकी बात करेंगे। जो 60 वर्षों तक या जो भी राज्य सरकार तय करे उम्र सीमा, तब तक पद पे बने रहते हैं। क्लियर है? हां, उनको क्या रोल दिया जाना है वो राज्य सरकार या मंत्रिमंडल पर डिपेंड करेगा, वो बात अलग है। ओके, चलिए, सचिवालय का प्रमुख होगा मुख्य सचिव। अब इनके कार्य हम अलग से पूरी तरीके से देखेंगे थोड़ी देर बाद, फिलहाल आप समझ लीजिए मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, राइट, चीफ सेक्रेटरी। इसके नीचे आएंगे अतिरिक्त मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव इसके नीचे। तो ये पद क्यों है? मुख्य सचिव की सहायता के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव। अतिरिक्त मुख्य सचिव के नीचे आते हैं प्रधान सचिव, प्रधान सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इसको क्या बोलेंगे? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। अतिरिक्त मतलब एडिशनल, चीफ सेक्रेटरी, और ये प्रधान सचिव मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो यहां पर थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी वाली बात यह है कि यहां पर प्रधान है, यहां पर मुख्य है, जबकि हम केंद्र में प्रधानमंत्री को ऊपर देखते हैं, मुख्यमंत्री तो राज्यों के होते हैं। तो इस तरीके से अपना कॉन्सेप्ट मत लगाना। यहां पर जो है सचिवों की बात करेंगे तो मुख्य सचिव सबसे बड़ा होगा और प्रधान सचिव तीसरे नंबर पर आएगा हायरार्की, वरीयता क्रम में। क्लियर है क्या? प्रधान सचिव के बाद सचिव होते हैं प्रत्येक विभाग के लिए। जैसा कि आपको पता है पूरी कार्यपालिका के अलग अलग विभाग होते हैं कि किस विभाग में मतलब कौन सा विभाग क्या कार्य करेगा, राइट। कार्यों के अनुसार ये विभागों का बंटवारा होता है। अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग विभाग भी सौंपे जाते हैं, उसी प्रकार इन सचिवों को भी अलग अलग विभाग सौंपे जाते हैं। वहां पर निदेशालय में जब हम डायरेक्टर्स देखेंगे उनको भी अलग अलग विभाग सौंपे जाएंगे जो उस विभाग के एक्सपर्ट होंगे। क्लियर? चलो, तो सचिव होंगे प्रत्येक विभाग के लिए एक विभाग के लिए एक सचिव, और जितने भी विभाग होंगे सबके लिए एक एक सचिव होंगे उस विभाग के लिए। ठीक है, तो प्रत्येक विभाग के लिए एक सचिव, तो जितने भी विभाग होंगे उतने सचिव हो जाएंगे। सिंपल क्या बोलेंगे इनको? सेक्रेटरी। सचिव के बाद आएंगे अतिरिक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव, ठीक है, एडिशनल सेक्रेटरी। अतिरिक्त सचिव के बाद आएंगे संयुक्त सचिव,
संयुक्त सचिव, इंग्लिश में बोलेंगे जॉइंट सेक्रेटरी। संयुक्त सचिव के बाद आएंगे उप सचिव, डेप्यूटी सेक्रेटरी, और उप सचिव के बाद आते हैं अंडर सचिव, अंडर सेक्रेटरी। ठीक है, यह पूरा हायरार्की लेवल है सचिवालय का, ध्यान में रखिएगा। जो नीति निर्माण कर रहे हैं ये सभी की मदद ली जाती है। सभी सचिवों का प्रमुख कौन? मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव के रोल और भी होते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये हायरार्की लेवल आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हो गया। चलिए अब निदेशालय की बात करते हैं। निदेशालय का काम क्या होगा? नीति क्रियान्वयन का कार्य होगा इनका, नीति क्रियान्वयन का कार्य, क्रियान्वयन। ठीक है, जो भी नीतियां, पॉलिसीज सचिवालय बनाएगा मंत्रियों की तरफ से, उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करने का काम, जमीनी स्तर पर करने का काम निदेशालय करता है। तो जब जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा तो एक्सपर्टीज चाहिए होंगे। ठीक है, किसी भी विभाग के लिए। तो यहां पर प्रत्येक विभाग के लिए जो डायरेक्टर्स होंगे उस विभाग के एक्सपर्ट होते हैं। उदाहरण के तौर पे कोई इंजीनियरिंग विभाग है, विद्युत विभाग ले लिया मान लेते, तो वहां पर डायरेक्टर के तौर पे आपका चीफ इंजीनियर हो सकता है। समझ में बात? तो इस विभाग के एक्सपर्ट बैठते हैं यहां पर, क्योंकि काम करना इनको एक्चुअल में, जो भी पॉलिसी इन्होंने तो बना दिया, काम इनको करना है। तो नीति क्रियान्वयन का कार्य निदेशालय करता है, जिसको डायरेक्टरेट कहते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर चुने जाएंगे निदेशक या संचालक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला इसमें हायरार्की लेवल पे आते हैं निदेशक, या जिसको कहते हैं संचालक, डायरेक्टर्स। ठीक है, निदेशालय की बात कर रहे हैं। संचालक के बाद अब हायरार्की लेवल ऐसे ही मेंटेन होगा, ध्यान में रखिएगा यहां पर। ठीक है, संचालक के बाद आएंगे अपर, अपर या अतिरिक्त, अतिरिक्त संचालक, या निदेशक भी बोल सकते हो, जैसा कि मैंने कहा दोनों का मतलब डायरेक्टर ही होगा। अपर या अतिरिक्त, जिसको एडिशनल डायरेक्टर बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम आप ध्यान रखेंगे, अपर को अपर ही बोलेंगे। उसके बाद आएंगे संयुक्त संचालक, जॉइंट डायरेक्टर। संयुक्त संचालक के बाद आपका पद आता है किसका? यहां पर देख लीजिए, उप का। संयुक्त के बाद उप आते हैं, राइट है। तो उप संचालक, और उप संचालक को क्या बोलेंगे? डेप्यूटी डायरेक्टर। और फिर लास्ट में एक पद यहां पर मिलता है, अंडर का नहीं, सहायक का। किसका? सहायक संचालक का, सहायक संचालक का, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर। तो जैसे कि आपने कभी सीजीपीएससी का एग्जाम दिया होगा कुछ समय पहले तक, तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर का पद डायरेक्ट सीधी भर्ती आती है, जिसमें परीक्षा देकर क्वालिफाई करके आप डायरेक्ट इस पद पर चयनित हो सकते हो, असिस्टेंट डायरेक्टर। यहां पर के पद किसी भी एग्जाम से सीधी भर्ती नहीं किए जाते, ये सारे जो पद होते हैं ये प्रमोशन से मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपका सहायक संचालक, जिसको असिस्टेंट डायरेक्टर बोलते हैं, वो सीधी भर्ती की जा सकती है राज्य सरकार के द्वारा एग्जाम निकालकर। और कैसे सीजीपीएससी के द्वारा ऐसे एग्जाम होते आ रहे हैं, बात समझ में आई आपको? तो ये है दोनों का हायरार्की, पद वरीयता। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, दोनों के अलग अलग कार्य भी पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो यहां पर ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी क्या कर रहे हैं, प्रत्येक विभाग के लिए होंगे डायरेक्टर्स, उस विभाग के एक्सपर्ट होंगे, क्रियान्वयन करेंगे। ठीक, यहां पर जो हमको चर्चा करनी है एक मुख्य अधिकारी की, वो है मुख्य सचिव। तो अभी आपकी अब हेडिंग रहेगी क्या? मुख्य सचिव। ठीक है, ये पद क्या होता है, क्या करता है, कहां से आया, इसकी डिटेल में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रश्न ज्यादा इससे बनते हैं। समझिएगा, मुख्य सचिव का जो पद है ब्रिटेन की देन है। कहां से आया? ब्रिटेन से आया। जैसा कि आप भारतीय संविधान पढ़ोगे
तो उसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन से प्रावधान किस देश से लिए गए हैं और कहां से लिए गए हैं? ज्यादातर तो 1935 अधिनियम से लिए गए हैं। उसके बाद अन्य देशों से भी बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं, जिसमें से मुख्य सचिव का एक पद जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन से प्रेरित है ये, ब्रिटेन की देन है यह मुख्य सचिव का पद। कब आया? चलिए डिटेल बात करते हैं इसकी। 1799 में सर्वप्रथम मुख्य सचिव का पद इंट्रोड्यूस किया गया वेलेजली के समय। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली, ध्यान रखेंगे। तो वेलेजली के समय सर्वप्रथम 1799 में केंद्र सरकार की सहायता के लिए केंद्र स्तर पर इस पद का सृजन हुआ। अब उस समय तो ऐसा मंत्रिमंडल या केंद्र सरकार जैसा तो कुछ होता नहीं था, गवर्नर जनरल होते थे। तो ऑब्वियसली गवर्नर जनरल की उसकी कार्यपालिका में सहायता करने के लिए यह अधिकारी वर्ग, जिसका नाम था मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, नियुक्त किया गया सर्वप्रथम। कौन था इस समय? वेलेजली। क्लियर? और प्रथम मुख्य सचिव के तौर पे नियुक्त किया गया था जीएस बार्लो को। यह भी अपना ध्यान रख सकते हो, जीएस बार्लो प्रथम मुख्य सचिव। ठीक है। फिर कालांतर में इस पद को समाप्त कर दिया गया। पाया गया कि ये पद जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, क्योंकि उस समय जब कोई केंद्र पर बैठता था पूरी कार्यपालिका को लेकर, तो उसके पास ये नॉलेज होता था और उनके अन्य अधीनस्थ भी होते थे जो ये सब कार्य करने में मदद कर देते थे। अभी का टाइम ऐसा है कि कोई भी मंत्री बनने के लिए कोई भी आपको क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई भी मंत्री बन सकता है। आजकल के टाइम पे कोई भी कुछ भी बन सकता है। मतलब अगर हम शासन की बात करें तो डेफिनेटली उनकी सहायता करने के लिए कोई ऑफिसर या अधिकारी वर्ग जिसको ज्ञान है वो तो होना चाहिए। तो ये आजकल के लिए जरूरी हो गया है, उस समय जरूरी नहीं था। तो फिर क्या 1799 में इसका सृजन हुआ, बाद में यह पद समाप्त कर दिया गया, इसकी कुछ बोल सकते हैं यूजफुलनेस ना होने की वजह से। फिर वापस भारत में कब आया? तो 1973, ध्यान में रखना अगला डेट। प्रशासनिक सुधार आयोग आया एक। इस प्रशासनिक सुधार आयोग के रिकमेंडेशन पे इस मुख्य सचिव के पद को फिर से बहाल कर दिया गया। प्रशासनिक सुधार आयोग 1973, उसके रिकमेंडेशन पे फिर से मुख्य सचिव का पद बहाल कर दिया गया। लेकिन अब ये मुख्य सचिव जो होंगे प्रत्येक राज्यों में होंगे। ठीक है, प्रत्येक राज्यों में होंगे, ना कि केवल केंद्र पर। यह भी बोला गया क्योंकि अब राज्य एक अलग प्रशासनिक इकाई, वहां पर भी तो मंत्रिमंडल होगा राज्य का, तो उनकी सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में मुख्य सचिव होगा, ऐसा प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा रिकमेंड किया गया 1973 में। और फिर से यह मुख्य सचिव का पद प्रत्येक राज्यों के लिए आ गया। तो केंद्र में क्या? केंद्र में जब अब सचिव होगा तो उसको मुख्य सचिव नहीं कहेंगे, उसको मंत्रिमंडलीय सचिव कहेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी कहेंगे। तो केंद्र में जो सचिव होगा केंद्र के मंत्रिमंडल को सहायता पहुंचाने के लिए, उसका नाम ध्यान से सुनना, मंत्रिमंडल सचिव होगा। तो जब मैं मंत्रिमंडल सचिव बोलूंगा तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि केंद्र के मंत्रिमंडल की सहायता के लिए, और जब मुख्य सचिव बोलूंगा तो राज्य के मंत्रिमंडल की सहायता के लिए। क्लियर है इतनी बातें? तो केंद्र में मंत्रिमंडलीय सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं, वो होगा। ठीक है, 1973 के बाद। ये हो गया इनका बैकग्राउंड। इनकी स्थिति क्या है? राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च नेता नहीं कह रहा हूं, वो तो मुख्यमंत्री ही होगा, वास्तविक प्रमुख। प्रशासन की बात करेंगे, अधिकारी वर्ग की बात करेंगे, तो प्रशासनिक कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होता है ये मुख्य सचिव। तो क्या करोगे? प्रशासनिक कार्यपालिका का प्रमुख, सर्वोच्च अधिकारी, मुख्य सचिव, ये आपको ऐड कर लेना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के अंतर्गत जितने भी विभाग होंगे उन सभी का सचिव होगा ये मुख्य सचिव। जैसे कि मैंने क्या कहा था, हर एक विभाग के लिए एक सचिव। तो मुख्यमंत्री के पास भी तो कई सारे विभाग होंगे, मतलब एक से अधिक विभाग हो सकते हैं। तो मुख्यमंत्री के पास, केवल ध्यान से सुनना, मुख्यमंत्री के पास जो भी विभाग होगा उसके सचिव मुख्य सचिव ही होता है, ना कि अन्य सचिव। साथ ही साथ एक और विभाग आपको ध्यान रखना है, सामान्य प्रशासन विभाग। सामान्य प्रशासन विभाग, इस सामान्य प्रशासन विभाग का सचिव भी मुख्य सचिव होगा। ठीक,
अलग अलग विभाग के अलग अलग सचिव। तो कौन कौन से विभागों के सचिव मुख्य सचिव होंगे? सामान्य प्रशासन विभाग का सचिव जो होगा वो मुख्य सचिव होगा, और मुख्यमंत्री के अंतर्गत आने वाले जो भी विभाग होंगे उसका सचिव मुख्य सचिव ही होगा। बाकी अन्य विभागों के लिए अलग अलग सचिव जो होंगे वो होंगे। समझ में आई बात क्या? कार्य देख लीजिए, यहां पर चर्चा कर लेते हैं इनके कार्य की। ठीक है, मुख्य सचिव का कार्य क्या होगा? तो सबसे पहले मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल, दोनों में अंतर बाद में देख लेंगे जब संविधान पढ़ेंगे। मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद या राज्य मंत्रिमंडल के उनके कार्यों में सहायता या परामर्श देना, मतलब परामर्शदाता के रूप में। ठीक है, मंत्रिमंडल। अब यहां पर अगर मैंने मंत्रिमंडल लिखा तो मंत्री परिषद भी आप कर सकते हो। उसके अलावा जब मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद लिख दिया तो मुख्यमंत्री भी मैं केवल लिख सकता हूं, क्योंकि मंत्रिमंडल का प्रमुख राज्य में मुख्यमंत्री होता है। का परामर्शदाता, उनके कार्यों में परामर्श देगा कि ऐसा करिए ऐसा मत करिए। ठीक है, तो परामर्शदाता के तौर पे मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्रीगण होंगे उनके मध्य समन्वयक का कार्य करेगा, कोऑर्डिनेटर का काम करेगा। ठीक है, तो समन्वयक के रूप में, समन्वयक के रूप में सारी चीजें सही चल रही है नहीं चल रही है कोऑर्डिनेट करेगा। ये विभागों के समन्वयक के तौर पे भी आप ध्यान रख लेना। तो अनेक तरीके से समन्वयक का कार्य, कोऑर्डिनेटर का कार्य ये करता है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लोक सेवा का सर्वोच्च अधिकारी है ये। अब जब कार्यपालिका प्रशासनिक व्यवस्था का ही सर्वोच्च अधिकारी बोल दिया तो इसका मतलब वो निकल के क्या आता है? लोक सेवा का सर्वोच्च अधिकारी। और यहां से एक बात और निकल के आएगी, अगर वो लोक सेवा का सर्वोच्च अधिकारी है तो जितने भी राज्य के अंतर्गत लोक सेवक होंगे, नौकरशाह होंगे, ऑफिसर होंगे, चाहे वो आईएएस एग्जाम का क्लियर करके आए हो या सीजीपीएससी के एग्जाम क्लियर करके आए हो, सब इस मुख्य सचिव के अंदर आएंगे। मतलब सभी नौकरशाह, सभी अधिकारियों का प्रमुख मुख्य सचिव होगा। क्लियर है? तो लोक सेवकों का प्रमुख के तौर पे भी ध्यान रखना, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे डेप्यूटी कलेक्टर हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, एसडीओ हो, जितने भी अधिकारी वर्ग हैं सबका प्रमुख कौन रहेगा? मुख्य सचिव। अधिकारियों में अधिकारी, ऐसा करके ध्यान रख लो। ठीक है, अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, संकटकालीन प्रशासक के रूप में, संकटकालीन प्रशासक के रूप में इसका कार्य होगा। अब इसका मतलब समझिएगा कि संकटकालीन प्रशासक किसको कहते हैं। संकटकालीन प्रशासक के रूप में जैसे मान लेते हैं कि किसी राज्य की सरकार गिर जाती है, राज्य सरकार गिर गई, अब अगला चुनाव होने में समय तो लगेगा। तो बीच वाली स्थिति में जब कोई भी सरकार नहीं है तो क्या यहां पर की सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो ध्वस्त हो जाएंगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सारी व्यवस्थाएं एज इट इज चलती रहेंगी अपने अनुसार, जैसे वो पहले चलती आई है। अपने अनुसार मतलब जैसे वो पहले चलती आई है। कोई भी व्यवस्थाएं ध्वस्त नहीं होंगी, एज इट इज चलती रहेंगी। किसकी मदद से? इसी मुख्य सचिव की मदद से, जो उस समय द्वारा उस राज्य सरकार के द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, वो कंटिन्यू रहेगा। यह बात अलग है जो नई सरकार आ गई वो इस मुख्य सचिव को हटाकर किसी दूसरे मुख्य सचिव को ला सकती है, पद पर बना सकती है। आईएएस ऑफिसर जिसको एक्सपीरियंस्ड हो उसी वर्ग के अधिकारी को ही मुख्य सचिव बनाया जाएगा, राइट? ये भी ध्यान रखना। तो ऐसे संकटकालीन स्थिति में जब सरकार गिर जाती है तो उस समय सारी व्यवस्थाओं को संभालने का काम, प्रशासन का काम मुख्य सचिव करता है। इसी कारण क्या कह रहे हैं, संकटकालीन प्रशासक के रूप में यह कार्य करेगा। सरकार आए जाए गिर जाए, व्यवस्थाएं वैसी चलती रहेगी जैसे चलती आ रही है। ठीक है, तो यह भी आपको बात ध्यान में रखना है। हो गई इतनी बातें। एक और बात, जो मंत्रिमंडल का बैठक होता है उसका एजेंडा भी तैयार करेगा ये। तो अगला कार्य इसमें लिख सकते हो, मंत्रिमंडल के बैठकों की एजेंडा का तैयार करना। मंत्रिमंडल के बैठकों का एजेंडा भी मुख्य सचिव के द्वारा तैयार किया जाता है कि अगली बैठक में किस मुद्दे पे बात करेंगे, एजेंडा क्या होगा, क्या विषय होगा उस बैठक का। यह भी कौन तैयार कर रहा है? मुख्य सचिव। मतलब एक
समझ लीजिए एक तरीके से मंत्रियों के पूरे कार्य को संभालने का काम ये कर रहा है। और इसी वजह से इस मुख्य सचिव को क्या कह रहे हैं? प्रशासनिक व्यवस्था का मस्तिष्क। प्रशासनिक व्यवस्था का मस्तिष्क, ठीक है। ब्रेन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन? मुख्य सचिव, ठीक है। आज हम कॉन्सेप्चुअल पूरी बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अगले पार्ट में व्यक्ति विशेष पे बात करेंगे कि किस अधिकारी, कौन सा अधिकारी वर्तमान में कौन है, ठीक है। किस पद पर अभी वर्तमान में कौन है, ये नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। अभी आप पूरा कॉन्सेप्ट समझो। जितनी भी फाइलें होती है प्रत्येक विभाग के संबंध में, हर एक विभाग के लिए सचिव काम कौन करके देगा? निदेशालय। फाइल जो होगी निदेशालय से आएगी प्रत्येक विभाग के सचिव के पास, सचिव साइन कर देंगे, सचिव के बाद ये फाइल चली जाएगी मुख्य सचिव के पास, और अंतिम रूप से अप्रूवल और साइन करने का काम कौन करेगा? मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव के बाद फाइल होने के बाद, मुख्य सचिव से फाइल होकर उस संबंधित विभाग के मंत्री के पास जाएगी, सब कुछ फाइनल हो जाने के बाद। बात समझ में आई क्या? तो कोई भी फाइल जो है वो भी मुख्य सचिव से होकर मंत्रिमंडल के पास जाती है। ये पॉइंट भी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। ये हो गया पूरा मुख्य सचिव का कार्य दोस्तों, और इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक बात आपको ऐड कर लेनी है, जैसे हमने सामान्य प्रशासन विभाग की बात की थी, तो इसका कार्य क्या होता है? क्यों ये मुख्य विभाग, सभी विभागों में सबसे मुख्य विभाग सामान्य प्रशासन विभाग क्यों इतना मुख्य है? तो देखो, जो भी प्रशासन के संबंध में रूल बनाना, नियम बनाने का कार्य करेगा कौन? सामान्य प्रशासन विभाग, ठीक है। सामान्य प्रशासन विभाग नीति के संबंध में या नीति निर्माण के संबंध में कार्य जो होगा वो करेगा। किसी भी लोक सेवक के या शासकीय अधिकारी के पदस्थापना मतलब पोस्टिंग, ट्रांसफर और सेवाएं मतलब सर्विस के संबंधी नियम ये सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ये सतर्कता का काम करेगा, विजिलेंस का काम भी करेगा सामान्य प्रशासन विभाग। इसको आप ऐड कर लेना। समझते चलो सारा कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो मुख्य सचिव की बात अब हमने कर ली। अब उसके नीचे आने वाले अधिकारियों की बात करेंगे। संभाग आयुक्त की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि देखो, संभाग के लिए संभाग आयुक्त हो गया, उस पूरे संभाग की देखरेख कर रहा है। जमीनी स्तर पर कार्य कौन करेगा? तो संभाग का बंटवारा जिला, जिला के तौर पे पूरा अधिकारी जो एक्चुअल में काम कर रहा है पूरे उस जिले के लिए वो है कलेक्टर। तो हम यहां पर कलेक्टर की बात करेंगे डिटेल में। और फिर जिलों का बंटवारा जब हम देखते हैं उपखंडों में, तहसीलों में, तो वहां पर भी जमीनी स्तर पर कार्य करवाया जाता है। कौन से अधिकारी वर्ग के द्वारा? एसडीएम, एसडीओ और तहसीलदार, तहसील में तहसीलदार के द्वारा। तो इस कारण कलेक्टर, एसडीओ, एसडीएम, तहसीलदार की हम बात करेंगे। संभाग आयुक्त का काम बस इतना ध्यान रख लेना प्रत्येक संभाग के निरीक्षण के लिए कि पूरी तरीके से कार्य सही चल रहा है नहीं चल रहा है। समझ में आई बात? जैसे पूरे भारत के लिए राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हम आगे चर्चा करेंगे कलेक्टर की। जिला प्रमुख कलेक्टर, ध्यान रखिएगा, हेडिंग डाल लीजिए कलेक्टर। यहां पर देख लेते हैं कलेक्टर। अब जब कलेक्टर के हम अन्य नाम देखेंगे तो कलेक्टर के नाम देखने के साथ साथ आपको इनके कार्य भी समझ में आ जाएंगे कि कलेक्टर क्या क्या काम करते हैं। हिंदी में इनको कहते हैं क्या? जिलाधीश, जिलाधीश, ठीक है। अन्य नाम देखेंगे, लेकिन उससे पहले इनका विभाग देख लेते हैं कि इनका विभाग कौन सा होता है, किस विभाग के अंतर्गत काम करते हैं। तो राजस्व एवं आपदा विभाग, राजस्व एवं आपदा विभाग इनका विभाग होता है। मतलब एक चीज पता चल गया, पहले नाम के तौर पे देखेंगे, एक हो गया जिलाधीश, जो नाम होगा वही उस तरीके से इनका कार्य होगा। जिलाधीश, जिले का सर्वोच्च अधिकारी, जिले के संबंध में जो भी विकास कार्य या न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, सब प्रकार के अधिकार कलेक्टर के पास होंगे, जिलाधीश कह रहे हैं। उसके अलावा जिले का राजस्व अधिकारी, जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी, राजस्व एकत्र करने का काम भी, एकत्र करने का मतलब एकत्र करवाने का काम भी पूरा उस जिले का राजस्व कौन देखेगा? कलेक्टर। इसको डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर भी बोल सकते हो अन्य नाम के तौर पे,
इनको हम जिला आयुक्त भी बोलेंगे, जिला आयुक्त या फिर उप आयुक्त। ठीक है, या तो जिला आयुक्त बोलेंगे या उप आयुक्त बोलेंगे। आयुक्त का मतलब होता है कमिश्नर, जो हमने देख लिया। जिला आयुक्त अगर बोल रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बोल सकते हैं कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। ध्यान रखिए, ये जो कमिश्नर था ये संभाग के लिए था। ठीक है, तो जिले के लिए सबसे प्रमुख कौन? कलेक्टर। तो इनको हम जिला आयुक्त कह रहे हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कह सकते हो। उपायुक्त कह रहे हैं तो इस वजह से इनको डेप्यूटी कमिश्नर भी कह सकते हो, डेप्यूटी कमिश्नर भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या नाम हो गए? डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, ये कलेक्टर ही है। जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं ये, जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी काम करते हैं। जब मैंने पंचायती राज आपको पढ़ाया पूरे डिटेल में, उसमें ये मैंने बताया था कि जिला निर्वाचन अधिकारी जो होता है उस जिले के संबंध में चुनाव जो संपन्न करवाता है, पूरी देखरेख करता है, वो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। तो वो कलेक्टर वर्ग के व्यक्ति को बनाया जाता है। तो यहीं पर बात यह है कि कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी काम करता है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। ठीक है, अब जब चुनाव करवाएगा तो मतगणना के रूप में भी अधिकारी होगा। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य मतगणना अधिकारी या जिला मतगणना अधिकारी कर लेना इसको, के रूप में भी ये कलेक्टर काम करता है, मतगणना अधिकारी। क्लियर है क्या दोस्तों इतनी बातें? जिला मतगणना अधिकारी के रूप में भी ये काम करेगा, निर्वाचन अधिकारी, फिर मतगणना जब होगी तो उस जिले के मतगणना अधिकारी के रूप में भी ये काम करेगा। ये सारे इनके नाम है और इनसे इनका काम समझ में आ रहा है। अब इनका एक और बहुत ही फेमस नाम होता है डीएम, जिसको फुल फॉर्म में बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट जहां शब्द आएगा ध्यान से सुन लेना, उसको दंडाधिकारी बोलेंगे, मतलब दंड देने का अधिकार होगा उस अधिकारी को। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला और मजिस्ट्रेट मतलब दंडाधिकारी, मतलब जिला दंडाधिकारी भी बोलेंगे। कुछ अगर ऑफेंस हुआ है, किसी रूल का वायलेशन हुआ है, कानून का क्या बोलना चाहिए, कानून तोड़ा गया है, तो उस समय इंस्टेंट दंड देने का अधिकार भी डीएम के पास होगा। अब यह मुद्दा अलग है, जब यह दंड देंगे तो न्यायालय क्या करेगा, तो यहां पर जज और डीएम में अंतर वाला वीडियो मैं अलग से बना दूंगा दोस्तों। ठीक है, फिलहाल इतना समझिएगा, कोई भी अगर रूल, कोई भी नियम कानून अगर तोड़ा जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा तो इंस्टेंट वारंट भी जारी कर सकेगा और फिर उसको दंड भी दे सकेगा, गिरफ्तार भी करवा सकेगा। यह भी पावर होता है डीएम के पास में, मतलब कलेक्टर के पास में। ठीक है, तो ये सारे इनके काम। और काम सुनिए, जिला विकास अभिकरण, एक मिनट, इसका पूरा नाम है जिला शहरी विकास अभिकरण, जिला शहरी विकास अभिकरण, अभिकरण। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डूडा, DUDA, डूडा। तो जिले के संबंध में जो विकास अभिकरण हो रहा है, जिसको क्या कह रहे हैं, जिला शहरी विकास अभिकरण, शॉर्ट फॉर्म है डूडा, मतलब डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी। इसका पदेन अध्यक्ष होता है कलेक्टर, पदेन रूप से अध्यक्ष होता है, मतलब कलेक्टर होगा इस डूडा का, ऑटोमेटिकली अध्यक्ष बन जाता है जब वो कलेक्टर के पद को संभालता है उस जिले का। ठीक है, तो ये आपको इतनी बातें कलेक्टर के संबंध में दोस्तों ध्यान में रखनी है। और बातें सुनिए कलेक्टर के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक रैमजे मैकडोनाल्ड करके एक व्यक्ति थे, ठीक है, बोल सकते हो एक्सपर्ट। उन्होंने एक वाक्य कहा था इस कलेक्टर के लिए कि भारत में कलेक्टर की स्थिति ऐसे कछुए के समान है जिसपे पूरा प्रशासनिक भार है, ऐसा रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा था। ठीक है, पूरे प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचे का भार, प्रशासनिक कार्यों का भार इस कलेक्टर रूपी, कछुआ रूपी कलेक्टर के ऊपर है, कछुआ रूपी कलेक्टर के ऊपर। रैमजे मैकडोनाल्ड ने यह वाक्य कहे थे, फैक्ट के तौर पे ध्यान में रख सकते हो। इस कलेक्टर पद की तुलना फ्रांस के एक अधिकारी वर्ग, जो सर्वोच्च अधिकारी वर्ग होता है गवर्नमेंट का फ्रांस में, जिसको प्रीफेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रीफेक्ट, PREFECT, उससे की जाती है।
ये फ्रांस का गवर्नमेंट का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो इस प्रीफेक्ट से कलेक्टर की तुलना की जाती है। जब आप फैक्ट पढ़ते हो तो उसके पीछे पूरा रीजन पता होना चाहिए क्यों। ठीक है, तो ये प्रीफेक्ट है। तो भारत के कलेक्टर की तुलना इससे की जाती है। यह भी बात आप ध्यान में रखो। बलवंत राय मेहता समिति हमने देखा था जब हमने पंचायती राज पढ़ा था। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का रिकमेंडेशन दिया गया। 3 स्तर के तौर पे जो सबसे बड़ा स्तर था जिला के रूप में, जिले के लिए वो जिला परिषद कहलाता था। ये पंचायती राज में पूरा मैंने डिटेल में बताया है। तो जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होना चाहिए? जिला परिषद का अध्यक्ष कलेक्टर होना चाहिए, ऐसा बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था। होता नहीं है। अभी इस जिला परिषद मतलब जो हम 3 स्तरीय व्यवस्था देखते हैं छत्तीसगढ़ में, इस जिला परिषद को जिला पंचायत कहते हैं। उसके लिए अलग से अध्यक्ष सदस्यों के बीच से चुना जाता है, तो कलेक्टर नहीं होता। लेकिन बलवंत राय मेहता समिति ने यह सुझाव दिया था कि जो तीसरा स्तर होगा, एक होता है ग्राम पंचायत, एक होता है जनपद पंचायत हमारे यहां, और तीसरा जिला पंचायत। तो उसी जिला पंचायत को जिला परिषद कह रहे थे। केंद्र स्तर पर जिला परिषद ही कहते हैं आज भी। तो बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि इस जिला परिषद मतलब जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होगा वो पदेन रूप से कलेक्टर होना चाहिए, लेकिन ऐसा अभी नहीं है। बस सुझाव दिया था, यह ध्यान में रख लो। क्लियर है? तो जिले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन? कलेक्टर। ये पूरी बातें आप ध्यान में रखेंगे। जिले के प्रशासनिक अधिकारी की बात कर रहे हैं, जिले की। हो गया? तो ये हो गया कलेक्टर का पूरा कार्य। कलेक्टर के पास पावर, बहुत विस्तृत पावर होता है इनके पास, हर प्रकार का पावर होता है। राजस्व संबंधी, प्रशासनिक संबंधी, न्यायिक संबंधी सारे अधिकार इसके पास, इनके पास होते हैं। ये समझ लीजिए उस जिले के संबंध में। ठीक है, चलिए अब हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। अब जिले के नीचे आते हैं उपखंड में। उपखंड और तहसील की बात करेंगे, इनके प्रमुखों की बात करेंगे। दोस्तों वीडियो पे थोड़ा सा बने रहिए पेशेंस के साथ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं उपखंड के बारे में, जिसको हम विकास खंड बोल देते हैं, छत्तीसगढ़ में खंड बोल देते हैं, अनुविभाग बोल देते हैं। और इसी प्रकार का एक और प्रशासनिक इकाई या राजस्व क्षेत्र के तौर पे तहसील हम देखते हैं। हालांकि राजस्व क्षेत्र तहसील के अंतर्गत आने वाले और बहुत सारे क्षेत्रों को भी कहते हैं। इसमें मैं आपके डाउट दूर करने का प्रयास करूंगा, देखिएगा ध्यान से। फिर आपको जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है ये ब्रीफ में थोड़ा सा समझा दूंगा। अब कुछ लोगों को ये बहुत ज्यादा डाउट होता है, लगभग सभी को डाउट होता है। वो पद का नाम तो सुने होते हैं कि एसडीओ है, एसडीएम है। पंचायत में ये ज्यादातर सुनने को मिलता होगा कि शपथ दिलाया, त्याग पत्र किसको दे रहे हैं। बहुत सारे कार्यों में ये अधिकारी जो है विहित प्राधिकारी होते हैं, एसडीओ, कहीं कहीं पर एसडीएम। तो क्या ये एक है, अलग अलग है, और इनकी कार्यशक्तियां क्या होती है? कुछ लोग इसको एक मानते हैं जबकि ये एक नहीं होते, समझिएगा। अब हम उपखंड की बात करेंगे पहले। उपखंड, ठीक है, सब डिवीजन बोलेंगे इंग्लिश में, सब डिवीजन बोलेंगे इंग्लिश में। अब यहां पर 2 अलग अलग प्रकार के अधिकारी देखने को मिल रहे हैं, एक एसडीओ, एक एसडीएम। ठीक है, एक एसडीओ और एक एसडीएम। एसडीओ को हिंदी में बोलेंगे उपखंड या फिर अनुविभागीय अधिकारी, और साथ में ऐसा हम जोड़ देते हैं यहां पर राजस्व, क्योंकि राजस्व अधिकार होंगे इनके पास। ये मैं समझाऊंगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। सब डिविजनल ऑफिसर या उपखंड अधिकारी या अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, ब्रैकेट में राजस्व जोड़ना मत भूलना। यहां पर इनको बोलेंगे उपखंड दंडाधिकारी। नाम से थोड़ा तो स्पष्ट हो गया होगा अभी, उपखंड दंडाधिकारी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। सुनिएगा पहले, सबसे पहले दोनों के दोनों पदों के लिए राज्य सरकार निर्धारित करेगी कि कौन एसडीओ कौन एसडीएम बनेगा। कौन से वर्ग के अधिकारी को? तो डेप्यूटी कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर वर्ग के अधिकारी,
वर्ग के अधिकारी एसडीओ या एसडीएम बनते हैं। सीधी बात। कुछ कुछ केसेस में आईएएस ऑफिसर को, जो आईएएस का एग्जाम पास करके आए हैं, उनको भी एसडीएम का पद दे दिया जाता है। तो यह किस पे निर्भर करेगा? राज्य सरकार पर निर्भर करेगा कि आपको एसडीएम बना रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप डेप्यूटी कलेक्टर बन गए तो आपको एसडीएम बना दिया जाएगा, यह चीज समझिएगा। अगर कोई डेप्यूटी कलेक्टर बना है तो डायरेक्ट एसडीएम कहलाएगा? नहीं होता ऐसा। डेप्यूटी कलेक्टर को अलग अलग कार्यभार सौंपे जा सकते हैं राज्य सरकार के द्वारा। इसी कारण परीक्षा में सीजीपीएससी के एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का जो विभाग है वो राजस्व एवं आपदा विभाग नहीं है। तो राजस्व एवं आपदा विभाग के अंतर्गत आने वाले अधिकारी डायरेक्ट रूप से एक तो कलेक्टर होते हैं, एक नायब तहसीलदार होते हैं, तहसीलदार होते हैं, जबकि डेप्यूटी कलेक्टर नहीं होता। डेप्यूटी कलेक्टर का अपॉइंटमेंट इस विभाग के अंतर्गत नहीं होता। डेप्यूटी कलेक्टर को राज्य सरकार के द्वारा कोई भी कार्यभार सौंपा जा सकता है, जिसमें से एक एसडीओ भी वो बन सकते हैं, एक एसडीएम भी वो बन सकते हैं। बाद में जाके ये भले राजस्व विभाग के अंतर्गत आएंगे, लेकिन जब ये डेप्यूटी कलेक्टर के तौर पे हैं तो इनका विभाग राजस्व और आपदा विभाग नहीं है। समझ में आई बात? अब आगे देखना। दोनों के दोनों पद डेप्यूटी कलेक्टर वर्ग के अधिकारी को बनाया जाएगा। एसडीएम कुछ केसेस में आईएएस एग्जाम पास करके आए हुए अधिकारी को भी बना दिया जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? अब दोनों में अंतर समझिए, देखिएगा मेन अंतर समझिएगा। यहां पर डेप्यूटी कलेक्टर के आदमी को राज्य सरकार ने घोषित कर दिया कि भैया आप एसडीओ हो, एसडीएम हो, दोनों कहां पर? उपखंड प्रशासनिक इकाई में होंगे। एक साथ हो सकते हैं, एक ही व्यक्ति हो सकता है, अलग अलग व्यक्ति भी हो सकते हैं एक ही उपखंड के लिए। ठीक। एसडीओ जनरली विभाग के लिए बनाए जाते हैं। किसी एक विभाग के संबंध में जनरली राजस्व विभाग होता है, उसके लिए एसडीओ बनाए जाते हैं, जबकि हर एक उपखंड में कंपलसरी तौर पे एसडीएम होगा। बात समझिए, यहां पर एक विभाग के लिए एसडीओ बनाया जाएगा, वो एक विभाग एक से अधिक उपखंडों के लिए भी हो सकता है कॉमन, तो एक से अधिक उपखंडों के लिए एक एसडीओ हो सकता है, लेकिन प्रत्येक उपखंड के लिए एक एसडीएम होगा ही होगा। ये एक अंतर आप ध्यान में रखना, याद से ऐड भी करते जाना कॉपी में। एक सबसे बड़ा अंतर यह समझिएगा कि एसडीओ के पास जो अधिकार होंगे वो कौन सा होगा और उसके पास कौन से अधिकार होंगे। तो भू राजस्व संहिता, एक भू राजस्व संहिता होती है, तो किसी भी भूमि के संबंध में, उसके राजस्व के संबंध में जितने भी अधिकार वर्णित हैं भू राजस्व संहिता में, उसका अधिकार इस एसडीओ को होगा। मतलब भू राजस्व संहिता, जिसको बोलेंगे लैंड रिवेन्यू कोड, कोड ना, लैंड रिवेन्यू कोड के तहत एसडीओ को अधिकार प्राप्त होते हैं। क्या क्या अधिकार प्राप्त होंगे सुन लीजिए। अब लैंड रिवेन्यू कह रहे हैं, भू राजस्व कह रहे हैं, राजस्व संबंधी, जैसे अपने अधीनस्थ आने वाले अधिकारियों को राजस्व संग्रहण के संदर्भ में ये उनका निरीक्षण करते हैं। जैसे तहसीलदार हो गए, रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गए, पटवारी हो गया, इन सब के कार्यों का निरीक्षण करेगा कौन? एसडीओ। कहीं पर कोई राजस्व गांव है जहां से राजस्व की प्राप्ति हो रही है, उसका नक्शा तैयार करवाना एसडीओ के पास रहेगा। सीमांकन करवाने का अधिकार भी एसडीओ के पास होगा। तो एक तरीके से किसी भूमि के संदर्भ में जो भी अधिकार होगा वो इनके पास होगा, चाहे राजस्व इकट्ठा करना हो, भूमि विवाद हो, सीमांकन करवाना हो, गांव का नक्शा तैयार करवाना हो। तो इस प्रकार इस एसडीओ के पास भू राजस्व संहिता के संदर्भ में अधिकार दिए गए हैं, लैंड रिवेन्यू कोड के तहत अधिकार दिए गए हैं, और इस प्रकार इनके पास न्यायिक, अर्ध न्यायिक, अर्ध न्यायिक और कुछ क्षेत्रों में थोड़े से प्रशासनिक अधिकार भी होते हैं, थोड़े से प्रशासनिक अधिकार भी होते हैं उस उपखंड के संबंध में। तो न्यायिक अर्ध न्यायिक क्या है भाई? अगर कोई भूमि विवाद हो गया, किसी भूमि के नामांकन को, नामकरण को लेकर विवाद हो गया, किसी जमीन का है किसी के नाम पे चढ़ गया, मतलब इस तरीके से कोई भी भूमि विवाद हो सकता है, तो वहां पर वो संबंधित पीड़ित व्यक्ति
जाके अपील करेगा इनके पास पहले। एकदम से अगर वो जिला न्यायालय चला गया तो उसमें समय भी ज्यादा लगता है, पैसा भी ज्यादा लगता है। तो उसके पहले, जिला न्यायालय में जाने से पहले, वो एसडीओ के पास आ सकता है और अपील कर सकता है उस भूमि विवाद के संबंध में। तो इस प्रकार के राजस्व के संबंध में जितने भी विवाद होते हैं उसमें न्याय करने का काम इनका हो सकता है। ठीक है। अर्ध न्यायिक स्थिति क्या होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अच्छे से बता देंगे। अर्ध न्याय करना किसको बोलते हैं? मतलब ऐसा न्याय जो कुछ अपनी तरफ से दे सकता है, जिसको अपील दूसरी संस्था में भी किया जा सकता है, उसको अर्ध न्याय स्थिति बोल सकते हैं, अर्ध न्यायिक स्थिति बोल सकते हैं। मतलब इन्होंने न्याय सुना दिया, अगर कोई व्यक्ति इनके न्याय से खुश नहीं है तो वो दूसरी जगह जाके अपील कर सकता है। बात समझ में? तो इस प्रकार की शक्ति इनके पास होती है, एसडीओ के पास। इसके अधीनस्थ आने वाला, इसके नीचे आने वाला सब ऑर्डिनेट अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी होता है तहसीलदार। किसी तहसील का तहसीलदार। ये आपका डाउट होगा, राइट? तहसीलदार बड़ा कि एसडीओ की एसडीएम? तो एसडीएम तो अलग है उधर, यहां पर तहसीलदार एसडीओ के नीचे आता है रैंक में। बात समझ में आई? तो तहसीलदार का ऑफिसर या बॉस कौन? एसडीओ। तहसीलदार रिपोर्ट करेगा किसको? एसडीओ को। तहसीलदार का ठीक वही काम होता है तहसील के संबंध में जो रिवेन्यू के संदर्भ में हमने देखा था। कहीं कहीं पर इनको मजिस्ट्रेट का भी पावर दिया जाता है, ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। और जब तहसीलदार या नायब तहसीलदार को मजिस्ट्रेट का पावर दिया जाएगा तो वो एसडीएम के नीचे आ जाते हैं, तब उनका बॉस एसडीएम हो जाता है। ठीक है। लेकिन सामान्य स्थिति में तहसीलदार का बॉस कौन? एसडीओ, क्योंकि इनके पास राजस्व संबंधी अधिकार होते हैं उस तहसील के संदर्भ में। क्लियर है क्या इतनी बातें? ठीक है। तो इनका प्रशासनिक इकाई उपखंड, जबकि इनका प्रशासनिक इकाई क्या? तहसील। अब क्लियर हुआ? तो दोनों तरीके की व्यवस्थाएं हम देखते हैं, ये और ये। तहसीलदार इसके नीचे आएगा, इसका बॉस कौन? एसडीओ। एकदम क्लियर। अब ऑब्वियसली नायब तहसीलदार तो तहसीलदार के नीचे आएगा, तो अलग से उसको बताने की जरूरत है नहीं। ठीक, चलो लिख भी देते हैं, इसके नीचे नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार। अब हम बात करेंगे एसडीएम की। एसडीएम उपखंड दंडाधिकारी या अनुविभागीय दंडाधिकारी। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। देखिए, ये जो अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं ना, सीआरपीसी। सीआरपीसी फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग एसडीएम करता है। सीधी बात यह है, जो स्थिति कलेक्टर की जिले में है वही स्थिति एसडीएम की उपखंड में है, बस। मतलब इनके पास सीआरपीसी में दंड प्रक्रिया संहिता, अब ये दंड प्रक्रिया संहिता क्या है, ये अलग मैटर है। मतलब दंड की किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन से दंड हो गए, ये परिभाषित किया गया आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में। लेकिन दंड की प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रकार होगी, किस अपराध के लिए क्या दंड दिया जाएगा, इसका वर्णन पूरा सीआरपीसी में है, दंड प्रक्रिया संहिता में है। तो दंड प्रक्रिया संहिता में दिए गए प्रदत्त अधिकार का प्रयोग एसडीएम करता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं। ठीक है। तो जब ये दंड प्रक्रिया संहिता के अधिकार का प्रयोग करेगा, मतलब इनके पास दंड देने का अधिकार होगा। क्लियर है क्या? तो देखिए, इनके कार्य सुनने में बड़ा मजा आएगा। देखिएगा, सबसे पहले इनके पास इनका कार्य के तौर पे लोक एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना है। उस उपखंड में लोक शांति व्यवस्था बनाए रखना है। इनके पास प्रशासनिक अधिकार भी होंगे, न्यायिक अधिकार भी होंगे, दंड देने के अधिकार भी होंगे। ठीक है। तो लोक शांति व्यवस्था बनाए रखना इनका मुख्य कार्य। अब लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी करना पड़ेगा इनको, वो करेंगे। जैसे किसी स्थान पर कोई दल इकट्ठा हो गया है और ऐसी संभावना है कि वहां पर दंगा होने वाला है, तो उस दल को बिखेरने का कार्य, उनको अलग अलग करने का कार्य कौन करते हैं? एसडीएम करते हैं। एसडीओ नहीं जाएगा वहां पर, एसडीएम जाएगा। अगर वो दल नहीं मान रहा है तो उस पर लाठीचार्ज करने का आदेश भी कौन दे देगा पुलिस ऑफिसर्स को? एसडीएम। तो क्या बोलते हैं, लाठीचार्ज करने का जो आदेश देता है वो भी एसडीएम देता है। तो कहीं पर आपने देखा होगा, जब लाठीचार्ज की घटना हो जाती है तो बाद में एसडीएम ने माफी मांगी, ऐसा करके हमको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है। तो लाठीचार्ज करने का आदेश, करवाने का आदेश एसडीएम दे देता है। सीआरपीसी की धारा 44 ध्यान रखेंगे,
सीआरपीसी की धारा 44, इसमें गिरफ्तारी का अधिकार होता है, किसी अधिकारी को गिरफ्तार किया जाना। तो सीआरपीसी की धारा 44 के अनुसार एसडीएम को गिरफ्तार करवाने का अधिकार भी होता है और वारंट जारी करने का भी अधिकार होता है। वारंट भी जारी कर सकते हैं, जैसे देखो पुलिस आएगा गिरफ्तार करने के लिए, पुलिस गिरफ्तार करने आएगा तो वारंट लेके आएगा साथ में, तो वारंट कौन जारी करता है? वारंट एसडीएम जारी करके देता है। तो वारंट जारी करेगा, साथ में किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए डायरेक्ट गिरफ्तार भी कर लेगा। तो अनलिमिटेड पावर मिला है एसडीएम को, अनलिमिटेड पावर है उस उपखंड के संदर्भ में। वही स्थिति जिले में कलेक्टर की है, समझ में आई बात? और उस उपखंड के संदर्भ में जो भी शांति व्यवस्था लोक व्यवस्था होगी उसका रिपोर्ट ये कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा, क्योंकि ये तो कलेक्टर के ही नीचे आ रहा है। जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम किसको करेगा? ये कलेक्टर को करेगा, कलेक्टर के नीचे आ रहा है। राजस्व संबंधी जो भी रिपोर्ट होगा वो एसडीओ कलेक्टर को देगा। क्लियर हुआ क्या? आपके क्षेत्र में मान लेते हैं, यहां पर आप कर लेना गिरफ्तार करने का अधिकार, वारंट जारी करने का अधिकार, गिरफ्तारी का अधिकार, वारंट का अधिकार भी इसमें आप ऐड कर लेना। एक और बात, जैसे देखो आपकी परीक्षा होने वाली है, आपकी परीक्षा होने वाली है, या स्कूल में जनरली ये होता था कि लाउड स्पीकर बंद करवाने के संदर्भ में आप एक पत्र लिखिए, ऐसा हम पत्र लिखते थे स्कूल में। तो लाउड स्पीकर चल रहा है और फिर उस लाउड स्पीकर को बंद करवाने के लिए जब आपका एग्जाम पास है तो आप उस लेटर को किसके पास लेके जाओगे? आपके दिमाग में पहले आता है कि हम पुलिस के पास जाएंगे, तो पुलिस कुछ नहीं करेगा। आपको लाउड स्पीकर बंद करवाने के लिए अपने क्षेत्र में, उस क्षेत्र के, अपने क्षेत्र के एसडीएम के पास जाना पड़ेगा और जो लेटर लिखोगे वो भी एसडीएम के नाम पे लिखोगे। ये अभी से बहुत प्रैक्टिकल चीज आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? तो लाउड स्पीकर को बंद करवाना, इस प्रकार की कोई अशांति व्यवस्था हो रही है आपके क्षेत्र में, तो उस अशांति को शांत करवाने के लिए आप लेटर एसडीएम के नाम का लिखोगे, पुलिस के पास नहीं जाओगे। इतनी बातें क्लियर है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लाउड स्पीकर मतलब एक तरीके से शांति व्यवस्था बनाए रखने के तहत ये किया जा रहा है, तो शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम एसडीएम का। इन्होंने जो आदेश एक बार दे दिया वो अपील योग्य नहीं होता, फाइनल डिसीजन होता है, अंतिम निर्णय होता है। इनका निर्णय किसी भी क्षेत्र के संदर्भ में अंतिम निर्णय होता है, अपील योग्य नहीं होता किसी अन्य न्यायालय में। तो इस कारण पूर्ण रूप से न्यायिक अधिकार भी इनको प्राप्त है। समझ में आई बात? तो इनका निर्णय अंतिम होता है, ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। किसी क्षेत्र में मृत्यु हो जाती है, उस मृत्यु की समीक्षा कौन करेगा कि मृत्यु किस प्रकार हुई है, वो भी कौन करेगा? एसडीएम करेगा। मतलब उस उपखंड के संदर्भ में समस्त शक्तियां इनके पास होंगी। प्रॉपर राजस्व की बात करें तो वो एसडीओ के पास होगी। क्लियर है दोनों में अंतर? तो दोनों में बड़ा कौन हुआ? जिसके पास ज्यादा पावर होगा। किसके पास ज्यादा पावर होगा? एसडीएम के पास ज्यादा पावर होगा। क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखेंगे, एसडीओ और एसडीएम में अंतर, ये पूरी अंतर मैंने आपको बताने की कोशिश की दोस्तों, ठीक है? चलिए, अब ये हो गया दोनों में अंतर, तहसीलदार भी बता दिया। अब हां, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक पद का नाम सुने होंगे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ऑफिसर नहीं बोलेंगे, मजिस्ट्रेट बोलेंगे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ये कौन होता है भाई? ईएम जिसको कहते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये एक्चुअली एसडीएम के नीचे आने वाला पद है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ईएम एसडीएम के अधीनस्थ आने वाला पद है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार वर्ग के व्यक्ति को बनाया जाता है। नायब तहसीलदार वर्ग के व्यक्ति को बनाया जाता है। तो आप देखे होंगे कहीं पर अगर आपके कोई दोस्त नायब तहसीलदार बने तो वो अपने आप को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से इनको कार्यपालिक दंडाधिकारी भी बोलते हैं। उस तहसील वाले क्षेत्र में दंड देने का अधिकार, किसी किसी मामलों में सुनवाई करने का अधिकार तहसीलदार या नायब तहसीलदार के पास भी होता है। तो जब कोई तहसीलदार या नायब तहसीलदार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करेगा, ठीक है, कार्यपालिक दंडाधिकारी के रूप में कार्य करेगा, तो अब उसका बॉस एसडीओ नहीं एसडीएम होगा। रोल समझिए, जब तहसीलदार राजस्व के संबंध में कार्य कर रहा है तो उसका बॉस कौन, किसको रिपोर्ट करेगा? एसडीओ को। जबकि अगर वो दंडाधिकारी के रूप में नायब तहसीलदार या तहसीलदार कार्य कर रहा है तो वो किसको रिपोर्ट करेगा? एसडीएम को।
तब उसका बॉस एसडीएम हो जाता है। तो ये एक स्पेशल केस है, ध्यान रखना। तो ये जो दोनों पद है ना, इनके बॉस कभी एसडी हो जाते हैं, इनके बॉस कभी एसडीएम हो जाते हैं। सामान्य स्थिति में तहसीलदार नायब तहसीलदार के बॉस जो है एसडीओ होते हैं। अंतर स्पष्ट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो ये थी प्रशासनिक व्यवस्था। अब इसके संदर्भ में कुछ छोटी सी बातें और ध्यान रखेंगे न्यायिक कार्य के संदर्भ में, ठीक है। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा मैं जो बताऊंगा। यहां पर सबसे पहले एक होता है लोअर कोर्ट, ठीक है। लोअर कोर्ट एक सबसे नीचे आने वाला न्यायालय का स्तर। तो अब यहां पर दो तरीके के मामले होते हैं। एक मामले होते हैं सिविल मामले, सिविल केसेस, इनको उर्दू में कहा जाता है दीवानी मामले, हिंदी में कहा जाता है व्यवहार मामले, ठीक है। एक होता है फौजदारी मामले, ठीक है, क्रिमिनल केसेस, फौजदारी मामले, हिंदी में कहेंगे दांडिक मामले। तो फौजदारी, दीवानी, ये तो आपने सुना ही होगा, हिंदी में इनको दांडिक मामले भी बोलते हैं। कौन से मामले दांडिक है, कौन से व्यवहारिक है, मतलब व्यवहार वाले हैं, सिविल वाले हैं, ये तय करने का काम उस संबंधित न्यायिक अधिकारी का होगा, ठीक है, जज का होगा। लेकिन कुछ मामले जो है पूर्ण रूप से प्रकृति में सिविल या व्यवहार मामले या दीवानी मामले के अंतर्गत आते हैं। जैसे किसी प्रॉपर्टी के संदर्भ में अधिकार किसका होगा, तो अगर ये अधिकार वाला मैटर चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो ये सिविल कोर्ट में जाएगा, सिविल मामले कहलाएंगे। कहीं किसी को क्षतिपूर्ति दी जानी है, किसी चीज की कंपनसेशन दिया जाना है, वो भी मैटर जाएगा किसमें, व्यवहार मामले में, सिविल केसेस में, दीवानी मामले में। कहीं कॉपीराइट का मामला है, ट्रेडमार्क का मामला है, यह भी मामला पूरा पूरा सिविल मामला कहलाता है। कुछ मामले द्वैत प्रकृति के होते हैं, मतलब वो होता तो लगता तो है दीवानी, लेकिन अगर कोई पीड़ित व्यक्ति दंड की भी मांग कर दे तो उस क्षेत्र में दंड का भी मामला हो जाता है, मतलब वो क्रिमिनल केस में भी आ जाता है। तो कुछ मामले द्वैत प्रकृति के भी होते हैं, दीवानी लगते हैं लेकिन मांग के अनुसार वो क्रिमिनल केसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर बताने का मामला यह है, बताने का मैटर यह है कि लोअर कोर्ट में सिविल केसेस जो व्यवहार मामले आते हैं, उनको उसके संबंध में न्याय देने का कार्य करता है जज। कौन करेगा, जज। तो जज किसको बोलेंगे, लोअर कोर्ट में जज उसको बोलेंगे जो केवल व्यवहार मामले या सिविल केसेस देखता हो। जबकि उसी लोअर कोर्ट में जो न्याय देने का कार्य दंड के रूप में करेगा उसको हम मजिस्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मजिस्ट्रेट, दंडाधिकारी। ये अभी लोअर कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। लोअर कोर्ट में जो सिविल केसेस देख रहा है उसको जज कह रहे हैं, जबकि जो क्रिमिनल केसेस की सुनवाई कर रहा है उसको मजिस्ट्रेट कह रहे हैं, दांडिक मामले। क्लियर। अब लोअर कोर्ट से ऊपर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपने सुना होगा वहां पर आपने सेशन कोर्ट भी सुना होगा, वहीं पर उसी कैंपस में, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जिला न्यायालय और सेशन कोर्ट को सत्र न्यायालय। इसको जिला न्यायालय और इसको सत्र न्यायालय, दोनों में अंतर सुनिएगा। दोनों एक ही कैंपस में होते हैं। आप किसी जिले में चले जाइए, वहां का कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहलाता है, सेशन कोर्ट भी कहलाता है, लेकिन अंतर है दोनों में। दोनों में जो सुनवाई करने का अधिकार होगा उसको जज ही बोलेंगे, चाहे वो सिविल केस हो चाहे वो क्रिमिनल केस हो। दोनों की सुनवाई करने वाले को अब जज बोलेंगे, अलग अलग नहीं बोलेंगे, जज और मजिस्ट्रेट, केवल जज बोलेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला न्यायालय में सिविल केसेस की सुनवाई होती है, दीवानी मामलों की सुनवाई होती है, जबकि सत्र न्यायालय में, सेशन कोर्ट में क्रिमिनल केसेस की सुनवाई होती है। यह अंतर होता है, ठीक है। दांडिक मामलों की सुनवाई होती है सेशन कोर्ट में, सत्र न्यायालय में, जबकि डिस्ट्रिक्ट या जिला न्यायालय में सिविल केसेस या दीवानी मामलों की सुनवाई होती है। दोस्तों क्लियर है क्या, यह डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में अंतर होता है, होते एक ही कैंपस में किसी जिले में, ठीक है। अब इसके ऊपर आ जाते हैं हाई कोर्ट। ध्यान से सुन लीजिएगा, हाई कोर्ट में, एक ही हाई कोर्ट में चाहे वो सिविल मामले हो या दांडिक मामले हो, मतलब फौजदारी मामले हो, दोनों की सुनवाई होती है। और हाई कोर्ट के ऊपर आने वाला कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, दोनों के सुनवाई करने वाले
बोल सकते हैं न्यायाधीश को क्या बोलते हैं? जस्टिस, जस्टिस बोलते हैं। सामान्य बोलचाल में हम उनको जज भी बोल देते हैं, लेकिन अगर हम हायरार्की की बात करें तो हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज को न्यायमूर्ति कहा जाता है, जस्टिस कहा जाता है। बात समझ में आई क्या? तो ये था थोड़ा सा अंतर न्यायपालिका के संदर्भ में, कुछ कॉन्सेप्ट। तो ये हमने कुछ प्रशासनिक व्यवस्था को आज समझने का प्रयास किया दोस्तों, और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम व्यक्ति विशेष की बात करेंगे, मतलब किस अधिकारी पद पर कौन है वर्तमान में, और शासन के संबंध में बात करेंगे कि कौन सा मंत्रिमंडल विभाग किस मंत्री के पास है दोस्तों। तो चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।